नमस्कार मित्रों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और ख़ास तौर से इस विषय पे हम फोकस करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो 1947 की संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम है, जिसको 1994 में संशोधित करके 22 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। तो 1994 से लेकर के 2026 तक आज 32 वर्ष हो चुके हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि समय के साथ बदलते हुए परिवेश में उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट ने क्या क्या संशोधन किए और कहाँ कहाँ और संशोधन की आवश्यकता है। कारण क्या है मित्रों कि अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में सेक्शन ऐसे हैं और रूल्स ऐसे हैं जिसमें आपस में तारतम्यता नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो जो 1947 का मूल स्वरूप था वो बदल चुका है और आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है। लेकिन अगर एक आम आदमी उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट को उठाए और पढ़ करके और चाहे कि मैं प्रशिक्षण दे लूँ और समय समय पर नोटिफिकेशन न देखे, शासनादेश न देखे, तो वो कंफ्यूज कर जाएगा। क्योंकि एक्ट में जो लिखा हुआ है और जो समय के साथ उसमें परिवर्तन किए गए हैं, उन दोनों को जब तक मिला करके नहीं देखेगा। और पंचायती राज व्यवस्था कोई खेल तो है नहीं। अगर गांव में एक व्यक्ति जो प्रधान चुन करके आता है, वार्ड मेंबर चुन करके आता है, उसके सामने जब इतना सब कंफ्यूजन जाएगा तो वह व्यक्ति एज ए इंस्टीट्यूशन के रूप में कैसे काम कर पाएगा। तो यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में आए, पंचायती राज निदेशालय के संज्ञान में आए और इस पर उचित कार्रवाई हो। इसके लिए एक छोटा प्रयास 2019 में जब यहाँ पे डायरेक्टर मानसून अली सरवर साहब थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट के लिए। उसमें हम लोग 5-7 लोग हैं। हम उसका लिंक आपको शेयर कर देंगे इस वीडियो में, जिसमें ये था कि हम उन प्रावधानों का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करें जहाँ पे हमें संशोधन की आवश्यकता है। हम लोगों ने तैयार किया, लेकिन मासूम अली सरवर साहब का ट्रांसफ़र हो गया, वो चीज़ें पेंडिंग में चली गई। खैर, ये तो थोड़ा भूमिका था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था और अर्बन लोकल बॉडीज यह स्थानीय स्वशासन की रीढ़ है, यानी फाउंडेशन है। और आप देखेंगे कि जितनी भी सेवाएं और सुविधाएं सरकार के माध्यम से दी जा रही हैं, इसमें इन स्थानीय सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है। और उस योगदान को अगर और मजबूत बनाना है, स्ट्रेंथन करना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें प्रयास करना पड़ेगा। किस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा? उचित दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। उचित दिशा क्या है यह हम लोग देखेंगे, एक एक करके आते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो 1994 में अमेंडमेंट हुआ था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की बहुत सारी धाराओं में, बदलते 3 दशकों में उसमें से बहुत सारे अप्रासंगिक हो गए हैं और बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे आप सभी जानते हैं कि 2001 में 2001 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य बना। लेकिन उत्तराखंड ने 2016 में एक अपना उत्तर प्रदेश के अनुसार ही उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम बनाया और उसके लिए नियमावली बनाई। उसको आप देख करके कह सकते हैं कि बदलते परिवेश में उत्तराखंड ने कैसे अपने पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक धाराओं में, रूल्स में परिवर्तन किए। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस परिवर्तन की। अगर परिवर्तन नहीं किया गया
तो ऐसे ही हमारी पंचायतें चलती रहेंगी और हम पंचायत को के प्रधान को बस इस रूप में देखते रहेंगे कि यह भाई एक ठेकेदार की भूमिका में है, एक एजेंसी की भूमिका में है, और फिर हम उम्मीद नहीं कर सकते उनसे कि वो एज ए इंस्टीट्यूशन काम करें। तो सबसे पहला इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है कि आवश्यक धाराओं में परिवर्तन किया जाए, प्रासंगिक बनाया जाए, बहुत सारी धाराएं अप्रासंगिक है उनको हटाया जाए और इस एक्ट को रीराइट किया जाए। संशोधन तो मैं आपके समक्ष रखूंगा ही, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे द्वारा बताया गया सारे संशोधन परफेक्ट हो, इसलिए बहुत सारे विद्वज्जनों की राय की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, उसके आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, पंचायतों में काम करने के आधार पर, अलग अलग फोरम पर पार्टिसिपेट करने के आधार पर, लोगों से इंटरेक्शन करने के आधार पर मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि 2026 के चुनाव से पहले अगर सरकार इसमें परिवर्तन कर देती है तो हम आने वाले एक दशक में उत्तर प्रदेश के पंचायतों का परिदृश्य पूरा बदला हुआ देखेंगे और लगेगा कि हम एक स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाई को मजबूत बना सके हैं, जहां से सेवाएं, सुविधाएं, न्याय और बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग पहले चर्चा करते हैं। इस चर्चा में सबसे पहले आप ये देखिए कि आप सभी जानते हैं कि भारत का पॉपुलेशन कितना है, तो लगभग 1.5 अरब के आसपास। और इस 1.5 अरब में अगर देखा जाए रूरल लोकल बॉडीज की पूरी संख्या को पूरे भारत में, तो क्या है, थोड़ा सा इस पर समझते हैं और क्यों आवश्यक है, इससे ही और बातें क्लियर होंगी। तो इस समय मेरे सामने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का एक मैप खुला हुआ है और पंचायत स्टैटिस्टिक्स है, जिसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। टोटल जो हमारे देश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो 2,78,854 है, यानी कि 2,78,854। ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम पंचायत की बात करें तो उसमें 2,55,346 ग्राम पंचायतें हैं। ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज की बात करें जो नॉर्थ ईस्ट में है 16,146 हैं। नंबर ऑफ ब्लॉक की बात करें तो 6,667 है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात करें, रूरल डिस्ट्रिक्ट पंचायत की, तो 665 हैं। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इन पूरे सिस्टम में, 3 टियर सिस्टम में, वो हैं 31.47 लाख। और इसमें महिलाओं का जो परसेंटेज है वो 14.54 लाख। और जितना कि 31.4 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लगभग इतने ही हमारे जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, पंचायतों में काम करते हैं। तो लगभग 65 लाख के आसपास वर्कफोर्स काम कर रही है हमारी पंचायतों में, पंचायतों की दशा और दिशा बदलने के लिए। लेकिन उसके पास बाद भी परिणाम आप देख रहे हैं कि क्या है। अब आते हैं थोड़ा सा पंचायतों के बारे में। सबसे बड़ी पंचायत अगर हम कहें, जो औसत पंचायत पॉपुलेशन है, वो है हमारा पश्चिम बंगाल का। वो है लगभग जो है 18,607, यानी औसत पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल का जो है 18,607 है। लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी पंचायतें भी हैं, जैसे डूंगरपुर, जिसको 2016-17 में प्रथम GPDP अवार्ड मिला था, उसका पॉपुलेशन 45,000 से ऊपर है। उसका बजट जो है 9 करोड़ के आसपास है। 2.5 करोड़ के आसपास वहाँ का उस समय का OSR था। तो एक बड़ी पंचायत। दूसरा केरल पे आते हैं तो केरल पंजाब पश्चिम बंगाल से थोड़ा छोटा है। यहाँ पे औसत पॉपुलेशन पंचायतों की है 18,567। अब हम आते हैं थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो राजस्थान का पॉपुलेशन औसतन जो है 5,205 है। फिर हम अपने उत्तर प्रदेश में आते हैं।
जहाँ का औसत पॉपुलेशन 2629 है। यानी उत्तर प्रदेश में औसत जो निकाला गया है वो 2629 है। तो ये ओवरऑल एक डाटा है। अब थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में जो 2026 में प्रस्तावित चुनाव होने वाला है वो जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या 3020 है। 2021 में 3050 था, तो संख्याएं घट गई हैं। क्षेत्र पंचायत की के जो सदस्यों की संख्या है वो 75,015 है और पहले 75,845 थी। यानी 2026 में जो चुनाव होगा क्षेत्र पंचायत का वो 75,015 सीटों पे होगा। अगर हम ग्राम पंचायत के सदस्यों की बात करें तो 2026 में जो सीटें प्रस्तावित हैं उसमें 7,28,035 वार्ड मेंबर्स का चुनाव होगा। पहले ये था 7,32,643। अब अगर हम जिला पंचायत के अध्यक्ष की बात करें तो आप सभी जानते हैं 75 जिले हैं। क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख की बात करें तो 826 है। अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो 57,695 है, यानी इतने प्रधान चुने जाएंगे। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को इस सरकार ने क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। तो अगर क्लस्टर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 15,720 क्लस्टर है। प्रति क्लस्टर अगर औसत जनसंख्या देखी जाए तो 12,500 है और उत्तर प्रदेश में औसत पॉपुलेशन जैसा कि मैंने बताया पहले भी 2629 है। यहाँ पे पहला सुझाव मेरा क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पंचायतें भी पश्चिम बंगाल केरल की भांति काम करें, हालांकि अब वो आइडियल स्थिति नहीं रह गई है लेकिन था कभी आइडियल स्थिति, तो निश्चित तौर पे आप जितने क्लस्टर में उत्तर प्रदेश की 57,600 पंचायतों को बांटे हैं, अगर 15,720 क्लस्टर में इतने के हिसाब से आप जो है क्या करें कि क्लस्टर को पंचायतों में बदल दें। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हमारी पंचायतें हैं वो बड़ी संख्या में हो जाएंगी और जब हमारे यहाँ 15,000 पंचायतें होंगी, 15,720, तो जाहिर सी बात है कि आप केरल की भांति या पश्चिम बंगाल की भांति वहाँ पे हर चीज़ों को देख सकते हैं। रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कर्मचारी भी ज़्यादा होंगे, वार्ड मेंबरों की संख्या बढ़ जाएगी, वार्ड मेंबरों के पास भी पावर आ जाएगी। तो मेरा यह सुझाव है कि सबसे पहला काम तो यही किया जाए कि जो छोटी छोटी पंचायतें हैं उनको मर्ज करके, या तो पहला वाला सुझाव आप माने कि बड़ी बड़ी पंचायत क्लस्टर वाइज पंचायत बना दें, लेकिन आपको जनता का विरोध झेलना पड़ेगा तो कोई सरकार नहीं करेगी। दूसरा कि कम से कम पंचायत का पॉपुलेशन 5,000 हो, जैसे बिहार में है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो फिर भी हमारी पंचायतों की संख्या कम होगी। तो जब पंचायतों की संख्या कम होगी तो हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो लगभग 12,000 पंचायतें ऐसी हैं जिनका पॉपुलेशन 1,500 से कम है और वहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन का सफिशिएंट पैसा नहीं आ रहा है। वो पैसा जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधान के, पंचायत सहायक के और केयर टेकर के सैलरी में चला जा रहा है। तो विकास का कार्य स्टेट फाइनेंस कमीशन से नहीं हो पा रहा है। सरकार इसके लिए पंचायत प्रोत्साहन एवं प्रतिपूर्ति योजना लाई है, लेकिन उस योजना में शर्त है कि आप जितना OSR इकट्ठा करेंगे उसका 5 गुना देगी। लेकिन अभी ये पंचायतें इस तरह से ओरिएंटेड नहीं हो पाई हैं कि वो उन सोर्स ऑफ रेवेन्यू को ला पाए। तो एक ओवरव्यू रहा। अब हम लोग संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत शासन व्यवस्था को अधिक स्पष्ट, प्रभावी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना। दूसरा है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों की नियमितता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। आप सभी जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए बैठकें आवश्यक होती हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन आवश्यक होता है, डिस्कशन आवश्यक होता है और निर्णय लिए जाने की बात की जाती है, जो कि आजकल पंचायतों में, आजकल क्या इस समय की पंचायतों में अभाव दिख रहा है। दूसरा, भूमि प्रबंधक समिति का राजस्व संहिता के प्रावधानों के साथ संरेखीकरण। अभी आप जब धारा 28 पढ़ेंगे
तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है, जो कि अभी संशोधित नहीं हुआ, कि भूमि प्रबंधक समिति के बारे में जो पढ़ा जाएगा वो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 धारा 117 के अनुसार। तो अब तो जब राजस्व संहिता आया मुलायम सिंह के समय में और फिर अखिलेश जी के समय में नियमावली बनी 2016 में, तो जाहिर सी बात है कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। उसकी जब आया राजस्व 42 कानूनों को निरस्त कर दिया गया। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर भूमि प्रबंधक समिति के बारे में जानना है तो हमें राजस्व संहिता को पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें तो मूल एक्ट में उल्लेख है भूमि सुधार अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, तो उसके जब रिप्लेस करके लिखना होगा कि भाई किस धारा, मतलब राजस्व संहिता की किस धारा के संरेखीकरण के साथ इसको पढ़ा जाएगा। तो इसको करने की जरूरत है। पंचायतों द्वारा कर लगाना, धारा 37 में पंचायतों के द्वारा कर लगाने के बारे में लगभग 11 प्रकार की बातें की गई हैं, लेकिन वो कब की हैं? सब लास्ट में सबसे संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 में क्या रेट था, 1947 में क्या रेट था, आज भी वही रेट है। तो आज भी हम और केंद्र सरकार का जोर है कि पंचायतें जो है उन सोर्स ऑफ रेवेन्यू को कलेक्ट करें। उन सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लगाने का दर आप समय 20 पैसा 25 पैसा जो चलता नहीं, 1 रुपया 25 पैसा 2 रुपया, तो उससे क्या होगा? कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई उतना भी हम कलेक्ट कर लें, तो जब वो पैसा चली नहीं तो कलेक्ट कैसे कर पाएंगे? खैर, तो इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रख करके, जैसे ग्राम पंचायत शासन व्यवस्था को अधिक स्पष्ट, प्रभावी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की बैठकों की नियमितता, साथ साथ समितियों की बैठकों की नियमितता भी, क्योंकि समितियां निगरानी का, देख रेख का काम करती हैं। और हमारे यहाँ मुझे स्पष्ट कहने में कोई मलाल नहीं है कि समितियां फंक्शनल नहीं हैं, और जिन राज्यों में समितियां फंक्शनल हैं, मॉनिटरिंग काम कर रही हैं, वहाँ पंचायती राज व्यवस्था अच्छा चल रहा है। तो ये बात ध्यान देने की जरूरत है। पंचायतें जब तक कर नहीं लगाएंगी तब तक सेल्फ डिपेंड होंगी नहीं। और आप सभी पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि 3F का कॉन्सेप्ट होता है, फंड, फंक्शन, फंक्शन रीच। तो फंक्शन 73rd अमेंडमेंट, फंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, लेकिन डिपेंडेंसी उस पर है, उन सोर्स ऑफ रेवेन्यू पे अभी हमारी पंचायतें बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रही। कुछ पंचायतों ने किया है। तो हमारा जो प्रस्ताव है संशोधन का कहाँ कहाँ पे है, और भी व्यापक हो सकता है, और डीप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? ग्राम सभा की बैठक प्रक्रिया कोरम में बदलाव की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या कोरम में बदलाव की आवश्यकता है। भूमि प्रबंधन समिति और ग्राम निधि में सुधार की आवश्यकता है। कर व शुल्क लगाने की नई व्यवस्थाओं के प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। न्याय पंचायत की समाप्ति 2017 में हो गई, लेकिन बहुत से ऐसे रूल्स हैं और जो कि उसमें न्याय पंचायतें मेंशन है, तो उसको कैसे हटाएंगे? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट को रीराइट करके, क्योंकि अब जब आप न्याय पंचायत हटा दिए तो बहुत धाराएं कम हुई, 40-50 धाराएं कम हो गई, तो आपका 65 से 70 धाराओं के बीच में एक एक्ट बन जाएगा। और दूसरा, बदलते हुए परिवेश के अनुसार आप उसमें स्पष्ट उल्लेख कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ सुझाव है। तो एक एक करके हम लोग आते हैं। अब थोड़ा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के बारे में जानते हैं, कब बना, कैसे बना। विधानसभा द्वारा पारित हुआ था, उत्तर प्रदेश विधानसभा यानी संयुक्त प्रांत विधानसभा के द्वारा 5 जून 1947 को। विधान परिषद के द्वारा पारित हुआ था 16 सितंबर 1947 को। गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली थी 7 दिसंबर को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सेक्शन 76। फिर गजट में प्रकाशित हुआ 27 दिसंबर को, और उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम के रूप में। और फिर उसमें संशोधन किया गया 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, और वह लागू हुआ 22 अप्रैल 1994 से। लेकिन 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो इसीलिए अब हम इसको क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम।
दूसरा, आंकड़े हमने शुरू में ही शेयर कर लिए थे आपसे। अभी एक डिवोल्यूशन इंडेक्स आया है, उसमें उत्तर प्रदेश की काफ़ी अच्छी स्थिति दिखाई गई है और ओवरऑल कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद 5वें स्थान पे हैं। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी काम करने की आवश्यकता है। अब उत्तर प्रदेश में 1947 से लेके अब तक क्या क्या बदलाव किए गए, जरा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो धारा 29 में समितियों के लिए 29 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ अनुभाग 2 के द्वारा, पंचायती राज विभाग अधिसूचना, जिसमें कहा गया कि 6 प्रकार की समितियां होंगी। ठीक है, अब समितियों का उल्लेख कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है समितियां गठित कैसे होंगी, उनके क्या राइट्स होंगे, बैठक की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट ग्राम पंचायत को सहयोग प्रदान करने हेतु समितियों के गठन एवं कार्य संपादन नियमावली 2002 बनाई गई, जो 13 सितंबर 2002 से प्रभावी है। इसी दिन गजट में प्रकाशित हुआ था। फिर 2002 के बाद फिर 20 अगस्त 2007 से उप प्रधान, उप प्रमुख एवं जिला उप पंचायत अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष के पद को समाप्त कर दिया गया 20 अगस्त 2007 से। 28 जनवरी को फिर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये कहा गया है कि जल प्रबंधन समिति, यानी जो 6 समितियां स्टैंडिंग थी उसमें अंतिम समिति थी जल प्रबंधन समिति, उसका नाम बदल करके ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति कर दिया गया। और इसी नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि इस समिति का सभापति अब प्रधान होगा। तो अगर आप स्पष्ट देखें तो इस समय 4 समितियों का सभापति प्रधान होता है और बाकी 2 समितियां, जिसमें निर्माण कार्य समिति और स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, इसका जो सभापति होता है या अध्यक्ष होता है वो ग्राम पंचायत का सदस्य होता है। फिर 3 अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना जारी हुई जिसमें जैव विविधता समिति के गठन एवं कार्य की बात की गई। और फिर न्याय पंचायत की समाप्ति के लिए मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2017 में निर्णय लिया गया और 26 दिसंबर 2017 से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की अध्याय 6 से संबंधित धाराओं को निकाल दिया गया, यानी कि अब न्याय पंचायत का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये अब तक मेजर अमेंडमेंट रहे हैं। अब हम आप देखते हैं कि जो वर्तमान व्यवस्था क्या है और हम सुझाव क्या दे रहे हैं, तो आपको स्पष्ट होगा। जैसे धारा 11 है, 11(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की 2 बैठकें की जाएंगी 6 माह में 1 बैठक, यानी रबी की बैठक, खरीफ की बैठक। फिर 2012 में एक शासनादेश आता है जिसमें कहा गया कि 4 बैठकें होंगी और चारों बैठकों के लिए समय बता दिया गया, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और 2 अक्टूबर। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि अगर आप एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 बार का प्रावधान है, अगर आप जियो पढ़ रहे हैं तो 4 बार का प्रावधान है। और वो भी क्यों किया गया कि भारत सरकार ने 2011 में 4 ग्राम सभा की बैठकों के लिए एक सुझाव दिया था, गाइडलाइन निकाली थी राज्यों के लिए, उसी का रेफरेंस लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। तो यह स्पष्ट होना चाहिए नए हमारे एक्ट में धारा 11(1) में कि प्रत्येक ग्राम सभा की त्रैमासिक बैठकें होंगी, यानी वर्ष में 4 बार। अभी हम इसी क्रम में बताएंगे किन किन राज्यों में स्पष्ट उल्लेख है। अब देखिए, धारा 11(2) में लिखा हुआ है कि बैठक का कोरम क्या होगा। बैठक का कोरम क्या है? 20% या 1/5। अब ये थोड़ी संख्या ज्यादा है और तो हमने क्या सुझाव दिया है इसमें? ये सुझाव दिया है कि जो 11(2) में 20% है उसको 10% किया जाए, यानी 100 में 10 लोग, यानी 10 में 1 लोग उपस्थित हो तो कोरम मान लिया जाए। तो मेरा स्पष्ट सुझाव है कि 20% की बजाय 10% कर दिया जाए और कम कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। कोरम न पूरा होने पर दूसरी बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं है।
ऐसा प्रावधान सिर्फ 1 या 2 राज्यों में है। बाकी सभी राज्यों ने परिवर्तन करके यह व्यवस्था दी है कि कोरम की एक निश्चित संख्या होनी ही चाहिए। मैंने क्या सुझाव दिया है कि कोरम अगर ग्राम सभा की बैठक का नहीं पूरा होता है तो 1/25 की उपस्थिति, बिहार में आप देखेंगे तो 1/40 की उपस्थिति, यानी 100 में 2.5 लोग, मतलब मान लीजिए 3 लोग, और मैं कह रहा हूं 1/25। तो इस तरह से मेरा ये सुझाव है। दूसरा, ग्राम सभा सदस्यों की 1/5 की मांग पर विशेष बैठक 30 दिन के अंदर, यानी वही जितना कोरम है उतने सदस्य अगर लिखित रूप में मांग करते हैं प्रधान से तो उसको बैठक बुलानी पड़ती है। लेकिन मेरा क्या सुझाव है कि 1/5 की बजाय यहाँ पे 1/10 कर दें, और चाहे तो इसको 30 दिन की बजाय 15 दिन में बुलाने की बात करें। 30 दिन बहुत लंबा समय होता है कि अन्य राज्यों में यह समय कम दिया गया, इसलिए मेरा सुझाव। दूसरा, बैठक की सूचना हमारे यहाँ ग्राम सभा की नियम 32 में दी गई है 15 दिन पहले, लेकिन मेरा सुझाव है अन्य राज्यों के एक्ट को देखते हुए कि इसको 7 से 10 दिन का किया जाए। कारण क्या है कि 15 दिन ऐसा गैप होता है जिसमें लोग भूल जाते हैं, तो 7 से 10 दिन तक स्टैंडर्ड माना जाता है जो ज्यादातर राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के आपात बैठक की कोई प्रावधान नहीं किया गया। आपात बैठक एवं इसकी सूचना का प्रावधान किया जाना चाहिए, बहुत सारे राज्यों में है, और उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि 3 से 4 दिन के अंदर आपात बैठक के द्वारा बुलाई जा सकती है ग्राम सभा की। तो ये ग्राम सभा की वर्तमान व्यवस्था और ग्राम सभा में प्रस्तावित संशोधन व्यवस्था का ये है। दूसरा ये है, जैसे नियम 37 क्या कहता है, ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होने की सूचना में बैठक का दिनांक, समय और स्थान दिए जाएंगे, और इसका प्रकाशन ग्राम सभा के क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर सूचना चिपका कर किया जाएगा, और बैठक के दिनांक, समय और स्थान की घोषणा डुग्गी पिटवा कर की जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि ग्राम सभा की सूचना सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करा के डुग्गी पिटवा कर जाएगी। ये कब प्रावधान था? 1947 में। 1994 में भी इसमें संशोधन नहीं हुआ। अब वर्तमान में क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है कि आप पारंपरिक मेथड को यूज करें, यानी चस्पा कराना और डुग्गी पिटवाना, लेकिन वर्तमान में अगर इसमें संशोधन करके यह व्यवस्था की है कि अन्य माध्यम जैसे सोशल मीडिया, फोन या व्यक्तिगत सूचना, तो ये थोड़ा सा एक प्रावधान जब बन जाएगा, क्योंकि जब केस जाता है कोर्ट में तब पता चलता है प्रावधानों का क्या इफेक्ट है। अभी आप 2 ही मेथड है और उसमें थोड़े हमारे मेथड बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा लोगों तक हम, हालांकि कुछ पंचायतों में इसका व्यवहार में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जब लिखित रूप में होगा, क्योंकि कोर्ट किसका संज्ञान लेता है? जो हमारे रूल्स रेगुलेशन में मेंशन है। अब आते हैं 37 में, नियम 37 में क्या है? ग्राम पंचायत की बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य के पास चौकीदार या चपरासी के द्वारा बैठक के दिनांक से 5 दिन पहले लिखित रूप में भेजी जाएगी। अब मेरा ये कहना है कि चौकीदार का कॉन्सेप्ट तो अब रहा नहीं, तो जाहिर सी बात है अब केयर टेकर, सफाई कर्मी, पंचायत सहायक या अन्य किसी माध्यम के द्वारा सूचना ग्राम पंचायत के सदस्यों को भिजवाई जाए, जिससे वो बैठक में उपस्थित हो। 5 दिन में का है, पहले भी, अभी भी 5 दिन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सूचना चस्पा भी कराई जाए पंचायत की बैठक के लिए, और व्यक्तिगत जो सूचना भेजी जाएगी वो अलग है। माध्यम हमें चेंज करने की आवश्यकता है नए संशोधन में। वो क्या माध्यम होगा? सोशल मीडिया या अन्य कोई तरीका। उसके बाद आते हैं पूछे जाने वाले प्रश्नों की। तो जाहिर सी बात है कि नियम 42 में बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायत के सदस्य 2 प्रश्न पूछेंगे, वे पंचायत राज एक्ट के अधीन ग्राम पंचायत के प्रशासन के संबंध में होंगे, किंतु न तो वह विवादास्पद होंगे, न काल्पनिक, और न ही किसी जाति विशेष या व्यक्ति के लिए अपमानजनक होने चाहिए।
ये प्रतिबंध भी है कि ग्राम पंचायत की बैठक में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो जाति से या विवाद खड़ा करने से या काल्पनिक पर आधारित हो। और यहाँ पे और के साथ क्या लिखा गया कि वे किसी ऐसे मुकदमे, दीवानी, फौजदारी या माल के संबंध में होंगे जो किसी न्याय पंचायत के विचाराधीन हो। तो जाहिर सी बात है, अब ये पूरे क्लास को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि न्याय पंचायत तो अस्तित्व में है नहीं। तो अब क्या लिखना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत के सदस्य जो प्रश्न पूछेंगे वे पंचायत राज एक्ट के धारा 26 ग्राम पंचायत के प्रशासन के संबंध में होंगे, किंतु न तो वो विवादास्पद होंगे, न काल्पनिक, न किसी जात विशेष या व्यक्ति के अपमानजनक शब्दों पर आधारित होने चाहिए। यानी कि न्याय पंचायत के पूरे जो और जोड़ा गया है न्याय पंचायत का व्यवस्था की दीवानी, फौजदारी मुकदमा नहीं होना चाहिए, उसको हटा देना है। अब जरा हम केंद्र सरकार क्या कहता है ग्राम सभा के बारे में और अन्य राज्य सरकारें क्या कहती हैं, थोड़ा सा समझ लें। MOPR का मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का दिशा निर्देश है 16 अगस्त 2021 को एक वाइब्रेंट ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट आया। मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। उन्होंने ये सुझाव दिया कि कम से कम 6 बैठकें और संभव हो तो प्रतिमाह ग्राम सभा की बैठकें बुलाई जाए। उसमें उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की बैठक का कोरम 1/10 होना चाहिए, महिलाओं की उपस्थिति 30% या 1/3। झारखंड पंचायती राज नियम 2001 की धारा 5(1) वर्ष में 4 बार बैठक का प्रावधान करता है। 1/10 में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। आपात बैठक की सूचना 3 दिन पहले। तो अब देख रहे हैं राज्यों में कैसे स्पष्ट उल्लेख है। उत्तराखंड पंचायती राज नियम 2016 धारा 3D वर्ष में 4 बार ग्राम सभा की बैठक, कोरम 1/5 या 50% परिवार। स्थगित बैठक के लिए कोरम 1/10 या 1/4 परिवार। ग्राम पंचायत में 1/3 का कोरम अगर पूरा नहीं होता है उत्तराखंड में तो 1/5। हमारे यहाँ क्या है, कोरम ना पूरा हो तो अगली बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं। बिहार पंचायत राज नियम क्या कहता है, 2006 की धारा 3 ग्राम सभा की वर्ष में 4 बार बैठक, धारा 5 में कोरम 1/20, स्थगित बैठक के लिए कोरम 1/40, जैसा मैंने पहले बताया था। ग्राम पंचायत की विशेष बैठक के लिए 3 दिन पूर्व सूचना, गणपूर्ति 1/2 और स्थगित हो जाता है तो भी अगली बैठक में कम से कम 1/2 कोरम होना चाहिए। मध्य प्रदेश पंचायती राज नियम 1993 धारा 6 वर्ष में 4 बार, कोरम 1/10 या 500 जो भी कम हो। केरल पंचायती राज नियम 1994 धारा 3 वर्ष में 4 बैठकें, कोरम 1/10, स्थगित बैठक के लिए 50 सदस्य। तो बार बार मैं क्यों इस पे जोर दे रहा हूं कि अन्य राज्यों में कोरम अनिवार्य है, हमारे उत्तर प्रदेश में कोरम पूरा न होने के बाद दूसरी बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होती। इसी का ज़्यादातर बेनिफिट हमारे चुने गए प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी लेते हैं। ये दिखा देते हैं कि भाई बैठक हमने बुलाई, लोग नहीं आए, इसलिए इसमें कोरम की आवश्यकता नहीं है। अब ये आप न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि ये एक्ट में लिखा हुआ है। अब आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा होगा। ग्राम पंचायत से संबंधित हम बदलाव क्या चाहते हैं, या वर्तमान समय में लोग जिनसे मेरी चर्चा हुई है वो लोग क्या देखना चाहते हैं। अगर आप देखें तो धारा 12(1) में कम से कम 9 सदस्य होंगे, वार्ड मेंबर जिसको बोलते हैं पंचायत सदस्य, 1000 की जनसंख्या पर। अधिकतम 15,000 होंगे जो कि 3,000 तक की जनसंख्या। 3,000 से ऊपर के लिए भी 15 ही रहेंगे। मेरा यह सुझाव है मध्य प्रदेश की बात कि कम से कम 9 वाला कॉन्सेप्ट आप रखें, लेकिन इसको 21 तक ले जाएं। उसका बाइफर्केशन अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। नियम 35(1) ग्राम पंचायत कोरम 1/3, इसके अभाव में स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं। नियम 35(2) अभी वर्तमान व्यवस्था। मेरा क्या कहना है, ग्राम पंचायत का कोरम 1/2, स्थगित बैठक के लिए कोरम 1/4, नियम 35(2) यानी 1/2 कीजिए 1/3 के बजाय कोरम, यानी कम से कम आधे सदस्य हों, और स्थगित बैठक के लिए 1/4 यानी
25%। अब नियमावली में आते हैं। नियम 3 घ क्या कहता है? पंचायत के सदस्यों की संख्या प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए प्रधान के अतिरिक्त पदस्थ किए जाने वाले सदस्यों की संख्या निम्नलिखित मानक्रम के अनुसार होगी। तो जब आप यहां जाएंगे नियमावली में अभी भी देखेंगे कि वो 7 से 15 सदस्य का उल्लेख है। एक्ट क्या कहता है आपका? 9 से 15। नियमावली में अभी भी चेंजेस नहीं है। तो ये एक क्लैश क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है कि एक्ट कुछ और करता है, आपका रूल्स कुछ और करता है। अधिनियम में बदलाव धारा 12(1)(c)(1) 1954 में सदस्यों की संख्या 9 से 15 की गई। अब नियम डी सदस्यों की संख्या जो कि 1967 में की गई 7 से 15 है। तो आप देख सकते हैं कि 94 में एक्ट में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन रूल्स में अभी 7 से 15 ही है। मेरा सुझाव क्या है? 9 से 21 का। अब यहीं पे स्पष्ट कर लेते हैं। 1000 तक 9 सदस्य, 9000 1000 से ऊपर 2000 के नीचे 11 सदस्य, 2000 से ऊपर 3000 से नीचे 13 सदस्य, 3000 से ऊपर और 4000 से नीचे 15 सदस्य, फिर 4000 से 5000 के बीच में 17 सदस्य, 5000 से 6 के बीच में 6000 के बीच में 19 सदस्य और 6000 से ऊपर के में 21 सदस्य। तो ये मेरा बाइफर्केशन है जो कि प्रासंगिक है, तर्कसंगत है, जैसा कि इन्होंने ऑलरेडी बनाया है, उसी का बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फिर प्रधान और उप प्रधान से संबंधित प्रावधान। एक नियम है नियम 33(घ)(5). उसमें लिखा है प्रधान के हटाए जाने की दशा में कार्यभार उप प्रधान को सौंपा जाएगा और उप प्रधान के हटाए जाने की दिशा में कार्यभार प्रधान को सौंपा जाएगा। यदि प्रधान और उप प्रधान कार्यभार सौंपने में असफल हो तो कार्य का अंतरण पुलिस के जरिए संपन्न कराया जाएगा। अब आप जानते हैं कि 20 अगस्त 2007 को प्रधान का पद समाप्त कर दिया गया, तो इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? दूसरा, प्रधान कार्यभार सौंपने में असफल रहते हैं तो कार्यभार का अंतरण पुलिस के द्वारा करना चाहिए, ये संशोधित होकर आना चाहिए। यानी उप प्रधान अगर हट गया तो यहाँ से भी नियम से हटाए जाने की जरूरत है। और क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट और नियमावली को लेकर के अपना कोई कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। वो अज्ञान क्या गलत जानकारी आप तक जाएगी। इसलिए मेरा कहना है कि एक बार रीराइट करने की जरूरत है। जो भी अब तक संशोधन किए गए हैं उनको ऐड करती है, जो सुझाव है या प्रासंगिक है अन्य लोगों के साथ मीटिंग करने के बाद आपको लगता है कि ये बदलाव आने चाहिए, उसको लेकर के एक नया पंचायती राज एक्ट, क्योंकि 2026 में चुनाव होने वाले तो उससे पहले ये आवश्यक है। अब ग्राम पंचायत को बैठकों की गणपूर्ति और विधि। ग्राम पंचायत नियम 35 क्या कहता है? ग्राम पंचायत के पंचायत की बैठकों की गणपूर्ति और विधि। ग्राम पंचायत के सदस्यों की पूरी संख्या की 1/3 जिसमें प्रधान उप प्रधान भी सम्मिलित होंगे बैठक की एक निर्दिष्ट कोरम संख्या होगी। अब फिर मेरा यही करना है, उप प्रधान तो समाप्त हो गया है, तो प्रधान उप प्रधान को लेकर के वो संख्या का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, है ना? तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अब पंचायतों की पूरी संख्या हमने क्या सुझाव दिया? 1/2 जिसमें प्रधान भी सम्मिलित होंगे, इस तरह से कर दिया जाए। फिर इसको रिपीट नहीं करूंगा, कोरम के अभाव में फिर हमने जो सुझाव दिया 1/4। अब जैसे हमने शुरू में कहा था कि भूमि जो 28(ख)(1)(क) है जिसमें कहा गया भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंध, किंतु इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 170 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत में तत्समय निहित किसी संपत्ति का अंतरण नहीं है भूमि प्रबंधन समिति के बारे में। अब क्योंकि 1950 का भूमि व्यवस्था अधिनियम समाप्त हो गया तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंध, किंतु इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 59 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत में तत्समय निहित किसी संपत्ति का अंतरण नहीं है। यानी कि आपको भूमि प्रबंधक समिति को किससे जोड़ना पड़ेगा? राजस्व संहिता के साथ जोड़ना पड़ेगा। जब एक्ट बना था तो
भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू था, अब किससे गवर्न हो रहा है? राजस्व संहिता 2006 से। ठीक है, तो यहाँ पे संशोधन की आवश्यकता है। और बहुत ही भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ग्राम राजस्व समिति के गठन का भी प्रावधान उसमें किया गया है। तो ये सब चीजें उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट में लिखी जानी चाहिए, आनी चाहिए। अब यहाँ फिर 28(ख)(1) ज उत्तर प्रदेश जमींदारी विरासत और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 अथवा किसी अन्य अधिनियम में के अधीन भूमि प्रबंधन समिति को विशेष अभ्यर्थित कृतियों का संपादन। अब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 28(ख)(1) ज उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन भूमि प्रबंधन समिति को विशेषता अध्यापित कृतियों का संपादन। फिर इसी तरह से 18(ख)(2) में भूमि प्रबंधक समिति उत्तर प्रदेश जमींदारी विरासत और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपना कार्य करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा? 2006 राजस्व संहिता के अधीन रहते हुए अपना कार्य करेगी। अब एक बहुत बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। जब आप ग्राम पंचायत की धारा 29 के तहत गठित 6 समितियों को अगर लेके आप चलें तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा वो है। धारा 29 में क्या कहा गया कि 6 प्रकार की समितियां होंगी, कितना कितना रिजर्वेशन होगा और उसके सभापति कौन कौन होंगे। इसके बाद वो समाप्त हो गया। वो भी कब आया? 1994। अब सवाल ये है कि आप 29 जुलाई 1999 को अधिसूचना निकालते हैं जिसमें आप क्या कहते हैं कि 6 प्रकार की समितियां होंगी। उससे पहले 4 प्रकार की समितियां थी, तो 6 प्रकार की समितियां होंगी। तो 6 प्रकार की समितियों के गठन के बारे में आपने बात किया। फिर 2002 की नियमावली में आपने कैसे गठन हुआ, क्या अधिकार, उसके बारे में बात किया। फिर 28 जनवरी को जल प्रबंधन समिति का नाम बदलने के लिए आप अधिसूचना लाते हैं। फिर 3 अक्टूबर 2017 को जैव विविधता समिति के गठन के लिए अधिसूचना लाते हैं। फिर 21 दिसंबर 2018 को एक शासनादेश लाते हैं समितियों के गठन के लिए। फिर 2 जनवरी 2019 को एक शासनादेश लाते हैं जो 2017, 18, 19 में आया, जैव विविधता से संबंधित है। मेरा क्या सुझाव है कि इन सब का वर्णन एक जगह संबंधित धारा 29 में कर दिया जाए कि ये समितियों का गठन के संबंध में क्या प्रावधान है, कितनी समितियां होंगी, नाम उसका, उसके सभापति, किन किन समितियों के सभापति होंगे, फिर जैव विविधता समिति का क्या रोल होगा। ये सब लिखने के बाद फिर आप 2002 के साथ उसको अलाइन कर दीजिए कि समितियों का गठन कैसा होगा। आज भी आप जब व्यवहार में जाएंगे तो वार्ड मेंबर को ये नहीं पता है कि हम किस वार्ड के मेंबर हैं। पूछते हैं, जब मैं मीटिंग में जाता पूछते हैं, अरे भैया मैं किस वार्ड का हूँ। दूसरा, जब वो उनको यही पता नहीं है कि किस वार्ड से हूँ तो समिति के बारे में क्या पता, किस समिति, मुझे नहीं पता है। जबकि ज़्यादातर पंचायतों में पंचायत भवन पे लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को नहीं पता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। दूसरी बात यह है कि पंचायत सदस्यों को कोई कार्य नहीं है। कार्य क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जब आप अगली कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी तो उनकी आवश्यकता नहीं है, तो प्रधान सचिव अकेले बैठ के काम कर लेंगे, एक भी सदस्य रहेगा तो हो जाएगा, तो उनका इंपॉर्टेंस रह नहीं गया। तो एज ए इंस्टीट्यूशन तो पंचायतें काम नहीं कर रही। जब इंस्टीट्यूशन काम नहीं करेंगी, व्यक्ति विशेष में केंद्रित होगी गांव की शासन व्यवस्था, तो आप समझ सकते हैं कि हित अहित जो वोट देगा उसका काम हो, जो नहीं देगा उसका नहीं काम होगा। तो हमें एज ए इंस्टीट्यूशन में जो वार्डों में क्यों बांटा जाता है भाई कि हर वार्ड में लाभ पहुंचे, बेसिक सुविधाएं पहुंचे। तो ये जो समितियां हैं हमारे यहाँ सबसे कमजोर समितियां, अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ समितियों का गठन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, जैसे 2002 का नियमावली है। दूसरा, उनको पावर के बारे में ओरिएंट नहीं किया जा सकता है और सरकार इसमें इस बात का दलील दे सकती है कि भाई 7,28,000 सदस्यों को ट्रेनिंग देना 5 साल लग जाएगा। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर हम प्रधान को बढ़िया से ट्रेनिंग देते हैं और प्रधान सचिव को अच्छे से ट्रेनिंग, तो वो जाकर के समितियों के साथ बैठक कर सकता है कि आपके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि अगर पंचायतों को बड़ी पंचायतें बना दी जाए, या तो 15,720 क्लस्टर में बांट करके पंचायतों का गठन हो जाए, या 5,000 की जनसंख्या पर, अभी हमारे यहाँ क्या है 1,000 की जनसंख्या पर पंचायत गठित हो जाती है। तो जो बेसिक जरूरतें चाहिए एक पंचायत को एज ए इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए वो तो है नहीं।
फिर आप बनाते रहिए ऑटोनोमस बॉडी के तरह से। पैसा ही नहीं है तो पैसा नहीं रहेगा तो काम क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे तो जनता का विश्वास नहीं होगा, फिर इंस्टीट्यूशन में विश्वास नहीं होगा। करों और शुल्क का अधिरोपण, धारा 37, इसमें बहुत बड़े व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट ने इटसेल्फ बहुत सारी तैयारियां की है, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट मैंने देखा है, अच्छा है कि अगर धारा 37 में ये परिवर्तन कर दिया जाए तो ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है एक पंचायतों को कानूनी और विधिक अधिकार मिल जाएगा जिससे वो कर पाएंगे, लेकिन उस पर ओरिएंटेशन की आवश्यकता है। आज भी जो हमारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं उसकी गुणवत्ता को देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर पंचायत को एज ए इंस्टीट्यूशन आपको काम कराना है तो बहुत सारे क्षेत्रों में आपको देखना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स पे भी देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे उत्तराखंड ने अपने यहाँ योग्यता अनिवार्य कर दी कि भाई 8वीं और 10वीं पास आवश्यक होने चाहिए, वार्ड मेंबर के लिए 8वीं, राजस्थान में भी है, और यहाँ पे भी 3rd स्टेट फाइनेंस कमीशन ने इसको रिकमेंडेशन दिया था। तो ज़रूरी है पंचायत एज ए इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करें तो कुछ तो नॉलेज होना चाहिए, वरना जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो उनकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं होगा, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हमें जो हमारा सचिव एडीओ पंचायत जो हमको वीडियो डायरेक्शन दे देगा हम करने के लिए बाद में, क्योंकि वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, तो ये देखने की ज़रूरत है। अब अध्याय 6 न्याय पंचायत, धारा 42 से लेकर 94 तक है, 2017 में आप जानते हैं निर्देशित कर दिया गया। एवं अध्याय 5 से संबंधित नियमावली है जो कि नियम 83 से लेकर 128 तक है। तो इस पूरे प्रावधान को हटाते हुए उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, और जैसे और भी बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम का अध्याय 7 है, जिसमें धारा 95 1, 4 और 6 है, दूसरा 106 और 7 है, वाद एवं ग्राम न्याय पंचायत का संरक्षण। इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो न्याय पंचायत से संबंधित हैं, उनको भी हटाने की जरूरत है, ताकि एक कंप्लीट और सही एक्ट हमारे सरकारी कर्मचारियों तक, चुने गए प्रतिनिधियों तक और जो शैक्षिक जगत के कार्यकर्ता हैं स्पष्ट क्लियर मैसेज जाए कि भाई हमारा उत्तर प्रदेश का पंचायती राज सिस्टम को काम करने के लिए यह प्रॉपर व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत हमारी पंचायतें काम करती हैं। अगर एज ए लेमैन या कोई इंस्टीट्यूशन का व्यक्ति को अगर आप दे देंगे कि ये पंचायत एक्ट है, तो बहुत सारी धाराएं चेंज हो चुकी हैं, रूल्स जियो बहुत सारे आ चुके हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, फिर वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर पाएगा। तो ये सब हमको ध्यान देने की जरूरत। अगर चाहते हैं कि 2026 में जो हमारी पंचायतें बने, वो पंचायत को सही दिशा में लेके जाएं और पंचायतों को सशक्त करें, सबका साथ सबका विकास हो, सबका समन्वित प्रयास हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट में कमेटी बिठा करके संशोधन किया जाए प्रॉपर। अन्यथा फिर तो व्यवस्था तो चली रही है, चलती ही रहेगी। लेकिन इसके लिए लाइक माइंडेड लोगों को भी आना पड़ेगा साथ में, जो चाहते हैं पंचायतों में। आप भाई पंचायत में काम करने जा रहे हैं, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे काम करने जा रहे हैं तो आशा आंगनबाड़ी एनएम से मिल रहे हैं, एजुकेशन में काम करने जा रहे टीचर से मिल रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे काम करने जा रहे हैं आजीविका मिशन के तहत तो महिलाओं से मिल ले रहे हैं। आप इंस्टीट्यूशन जो पंचायत है, चुना गया प्रधान है, वार्ड मेंबर है, उनके साथ आपका कोई लाइजनिंग नहीं। आप अपने एक वर्ग को लेकर चल रहे हैं। ये जिम्मेदारी जो आप करने जा रहे हैं ग्राम पंचायतों में, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ये पंचायत को 11th शेड्यूल में ऑलरेडी मिला हुआ है इन सब विषयों पर काम करने के लिए। तो अगर पंचायतें स्ट्रेंथन होंगी, एज ए इंस्टीट्यूशन काम करेंगी और तब जाकर के आप उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, तो आपका जो नॉलेज है, आपका जो अपडेटेड नॉलेज है, जो नया नया टूल्स आप यूज कर रहे हैं, उससे उनको सपोर्ट मिलेगा और वो अच्छा कर पाएंगी। न कि हम जा कर के वहाँ पे अपने स्टेक होल्डर्स को पकड़े उनके, भाई फिर ओनरशिप नहीं आ पाता, फिर सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाती। जो जिम्मेदारी पंचायतों की है एज ए इंस्टीट्यूशन, उसको आप ले रहे हो।
तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो पंचायत इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहला काम क्या है? संशोधन करना। संशोधन करके एक नया एक्ट देना, उस एक्ट में सारे उन प्रावधानों को जोड़ना जो आवश्यक है, अन्य राज्यों के पंचायतों का एक्टों का हेल्प लेते हुए। दूसरा, उस पे चूंकि हमारी पंचायतें नई गठित होंगी, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, कास्केट मोड में होना चाहिए कि भाई हमारा स्टेट पे लेवल पे एक ग्रुप बने मास्टर ट्रेनर्स की, वो फिर मंडल पे जाएं, मंडल वाले फिर जिले पे जाएं, जिले वाले ब्लॉक पे जाएं। ये 2016-17 में जीपीडीपी के संबंध में, लेकिन बहुत सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन चूंकि नया एक्ट बन करके आएगा, नया इन द सेंस कि जो चीज़ें अप्रासंगिक हैं और जिसकी वर्तमान में आवश्यकता है, अब कार्बन न्यूट्रल पंचायत की बात हो रही है, तो क्या हम उसको अपने पंचायती राज एक्ट में जोड़ सकते हैं? जल जीवन मिशन की, स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही है, तो क्या हम अपने उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट में इनका स्पष्ट प्रावधान कर सकते हैं? आपदा से संबंधित हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज में कुछ भी नहीं है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज में कुछ नहीं है। क्या हम इन विषयों को जोड़ते हुए एक समृद्ध और अच्छा पंचायती राज एक्ट बना करके पूरे भारत को लीड दे सकते हैं क्या? क्योंकि जो बदलाव पिछले 8-9 सालों में हुआ है, और हम बीमारू स्टेट के मानसिकता से ऊपर निकले हैं, जो हमारा सड़कें हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे स्टेट में आया है, उसको देखते हुए हमें इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर आप कहते हैं कि गांव में 13 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, तो इस 13 करोड़ का उत्तर प्रदेश में भविष्य किससे जुड़ा है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सशक्त किए बिना आप इन लोगों के जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आपने मातृभूमि योजना चलाई, उसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, क्या उसको भी आप पंचायती राज एक्ट में कहीं स्थान दे सकते हैं क्या? जो हमारे बहुत सारे पोर्टल्स हैं, उनके बारे में जगह जगह पे उल्लेख कर सकते हैं क्या? तो ये बहुत ही एक अच्छा और समृद्ध पंचायती राज एक्ट बनेगा, जो कि 21वीं सदी में और ख़ासतौर से ये तीसरे दशक में अन्य राज्यों को भी एक लीड रोल देगा। और इसमें हमारी सरकारें सक्षम हैं। वर्तमान में जो नेतृत्व है, उसके नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाह लें और हमारा पंचायती राज डिपार्टमेंट ये चाह ले, तो इसमें बदलाव 100% होगा। और हम जैसे लोग जो अपने जीवन का 20 वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने में दे चुके हैं, हम लोगों का भी मेहनत सफल होगा। अब इसी में आगे आते हैं पंचायतों के रजिस्टर के बारे में। नियम 63 में 38 प्रकार के रजिस्टर और रिकॉर्ड के संरक्षण की बात की गई है। नियम 205 में 17 प्रकार के बाउचर एवं रजिस्टर एवं उसको नष्ट करने की समय सीमा दी गई है। ये आरटीआई में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब कोई रिकॉर्ड मांगा जाता है तो आप जा करके देख सकते हैं। हमारी प्रस्तावित व्यवस्था क्या है? इसमें बहुत सारे प्रासंगिक नहीं रह गए हैं और नए नए डॉक्यूमेंट आ गए हैं, नए नए पोर्टल आ गए हैं। जैसे ग्राम सभा सार आ गया, तो आपको मीटिंग मिनट्स प्रिंट आउट निकाल के रख लेने की जरूरत, बाकी तो वहाँ पे आपका सेव है, क्योंकि आपका आईडी पासवर्ड से वहाँ लॉगिन होता है। तो ऑनलाइन संरक्षण है। जैसे आपका जीपीडीपी जब से बनना शुरू हुआ, तब से आपका संरक्षित है, आप देख सकते हैं जा करके ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे। अब ये जो 38 प्रकार के रजिस्टर हैं और 17 प्रकार के बिल वाउचर हैं। अब इसी के क्रम में 29 अप्रैल मायावती जी के समय 2011 को एक शासनादेश आया, जिसमें 23 प्रकार के रजिस्टरों के संरक्षण की बात की गई। तो हमारा नियम कहता है 38, हमारा शासनादेश कहता है 23। फिर उसके बाद से जब हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के शासनादेश 25 जुलाई 2021 में किया गया प्रावधान की बात करते हैं, जिसमें पंचायत सहायक की नियुक्ति की बात की गई, तो पंचायतों में जो रिकॉर्ड रखने की बात की गई थी वो 13 प्रकार के रजिस्टर की है। तो अब एक आम आदमी या प्रधान क्या समझेगा कि किसको मैं सत्य मानूं, है ना? तो इसीलिए एक बहुत क्लियर कट हमें एक्ट तैयार करना होगा, जिसमें वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार जो जो रजिस्टर काम कर रहा है उसको लेकर रखने की जरूरत है, जो जो नहीं काम कर रहा है उसको हटा देने की, ऑब्सोलेट कर देने की जरूरत है।
नियम 140 कहता है किसी वस्तु, परिपूर्ण या किसी कार्य को करने का ठेका। तो ठेके की राशि 50 रुपये से अधिक हो तो ठेका केवल प्रस्ताव पर लेने पर ही स्वीकार किया जाएगा। अब ये 50 रुपया नियम 140, तो अब 50 रुपया यहाँ पे चेंज करने की आवश्यकता है। पहले नियम 144 में क्या था, चौकीदार द्वारा जन्म मृत्यु की सूचना। चौकीदार तो है नहीं, तो जन्म मृत्यु की सूचना देने के लिए आपने समय समय पर उल्लेख किया है, पंचायत सहायक को भी जिम्मेदारी दी है, सचिव को जिम्मेदारी दी है। हमारे एक्ट में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। नियम 146, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों का प्रयोग स्वच्छ भारत मिशन से कैसे लिंक करेंगे, जल जीवन मिशन से कैसे लिंक करेंगे, ये हो सकता है। नियम 147, पानी के प्रबंध का अधिकार कैसे लिंक करेंगे। फिर नियम 148, उल्लंघन के लिए दंड। तो अब 10 रुपया का दंड आज क्या प्रासंगिक है। नियम 149, तो चौकीदार को 12 पैसे दिए जाएंगे। अब क्या 12 पैसे चेंज करने की आवश्यकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें राशियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अब नियमावली का अध्याय 8, जीपीडीपी अगर आप उसको कहें या योजना तैयार करने की बात करें, तो ग्राम पंचायत के कार्यों के मानचित्र अनुमान तैयार करने के संबंध में और निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में नियम 151 से 154 में दिया गया है। इसके लिए शासनादेश भी आ चुका है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई एक्ट देखता है, रूल्स देखता है, तो कंफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि उसमें जो राशि है बहुत 2000, 7000, 5000 है। हम कितने की बात करें, 5 लाख तक की बात कर रहे हैं। नियम 193, अस्थायी अग्रिम धन 25 रुपया, इसको भी बढ़ाने जाने की जरूरत है। नियम धारा 41 एवं नियम 219 में के प्रावधानों में अंतर है अगर आप देखेंगे तो। नियम 252 को ग्राम पंचायत की अप्रयोज्य वस्तुओं को नीलाम करना, उनसे बेकार घोषित करना, नीलामी। जियो तो आया है, लेकिन वहां पे आप पढ़ेंगे तो बहुत ही छोटा अमाउंट है। नियम 254, चौकी पहरे के लिए टैक्स, ये भी बहुत नॉमिनल है, इसमें चेंज करने की जरूरत है। अनुसूची में रूप पत्र में संशोधन, संख्या 40। ग्राम सभा का वार्षिक आय व्यय रूप पत्र ग, धारा 41 नियम 213, इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय जो रूप पत्र बना था, चाहे ओएसआर का हो चाहे इस तरह का किसी भी, तो उस समय के हिसाब से बना था। आज हमारे बहुत सी चीजें उसमें जुड़ गई हैं, तो उसके अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद। ये मोटा मोटा सुझाव था। बाकी हमारे पास 42 पेज का एक ड्राफ्ट तैयार है। अगर सरकार कहती है, या इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका सहयोग लिया जा सकता है, मैं यहाँ पे उन लोगों का, आदरणीय लोगों का नाम लेना प्रासंगिक समझता हूँ। इसमें सबसे पहला मेरा सुझाव है कि अगर कोई कमेटी बने इस तरह का, तो सुगम चंद चंदोला सर को जरूर रखा जाए, क्योंकि उनका व्यापक नॉलेज है इस मामले में। दूसरा, चंद्रशेखर प्रणा जी को रखा जाए, जो कि पंचायती राज व्यवस्था पे पूरा उनका जीवन समर्पित रहा और तीसरी सरकार को लेकर के चले। तीसरा, राकेश चतुर्वेदी जी और आर.के. तिवारी जी, ए.सी. पांडे सर, जिनको मैं जानता हूँ, विवेक गंगवार जी हैं, जो कि स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन पर कई राज्यों में, तो उनका इनपुट लेके पंचायती राज व्यवस्था में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इस तरह से जो लोग हैं, अशोक भाई हैं सौभाग्य शिक्षण केंद्र के, उन्होंने 73rd अमेंडमेंट के समय से ही पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए बीड़ा उठाया और उन्होंने एक मिसाल कायम की एनजीओ सेक्टर में। पानी संस्थान के भारत भूषण सर हैं, शशि भूषण जी हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने पंचायतों में जा कर के काम किया है, और भी बहुत से लोग हैं, तो सारे लोगों का नाम लेना संभव नहीं है। इसके बाद सरकार खुद एक्सप्लोर कर सकती है कि और कौन कौन से लोग इसमें सहायक होंगे। मैं थोड़ा सरकार का काम आसान कर दिया हूँ कि भाई इन लोगों के साथ भी आप बैठ के कर सकते हैं, बहुत अच्छा इनपुट मिलेगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, लेकिन अंत में करबद्ध निवेदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से करता हूँ कि
ये आपके ही कार्यकाल में संभव है, अन्यथा ये कब तक पेंडिंग होगा, कब होगा, भविष्य में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है, मोदी जी ने जो ख्वाब देखा है भारत के बारे में, अगर उसको साकार करना है, तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन करना पड़ेगा, एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा, नियमों को उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। और 2026 में जो चुनाव हो, मेरा अनुरोध है कि जो चुन करके प्रतिनिधि आए वो नई पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार ही प्रशिक्षण प्राप्त करें, तो हम उत्तर प्रदेश की पंचायत को एक सही दिशा में लेके जा सकते हैं। बाकी आप खुद सोच सकते हैं कि कितना जरूरी है। अगर सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है तो थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। एक्ट लोकली में काम करने के लिए इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इंस्टीट्यूशन अगर काम नहीं करेगा अच्छे से, नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाई ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको सशक्त करने के लिए पंचायती राज एक्ट में बदलाव की ज़रूरत है। बहुत सारे हमने सुझाव दिए और बहुत सरकार अगर इसमें इनिशिएटिव लेती है तो अन्य लोगों के साथ बैठकें करके निर्णय लिया जा सकता है और इस नए एक्ट को 2026 के चुनाव के बाद नए तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिससे हमारी ग्रामीण व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो और पंचायत एज ए इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करें। मित्रों, ये बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है। अगर आप इसको देख करके फॉरवर्ड शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो मेरा मनोबल, क्योंकि किसी भी लीडर का मनोबल बहुत कुछ निर्भर करता है उसके सपोर्ट करने वालों पर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार का वीडियो बनाऊं और आगे भी, तो आप कृपया इस वीडियो को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।